बच्चे लोग, आप लोगों की पढ़ाई लॉकडाउन में कैसे चल रही है? आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चे, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक फ्लावर का फोटोग्राफ बना हुआ है, उसको हम लोग बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि फ्लावर है एक्चुअली क्या चीज़। फ्लावर जो होता है ना, वो क्या है? फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। अच्छा, फ्लावर जो है एंजियोस्पर्म का क्या है? फैसिनेटिंग ऑर्गन है। क्यों कहा गया ऐसा? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जनरली फ्लावर सेवरल कलर से होते हैं, उनके अलग अलग शेप्स होते हैं, उनके अलग अलग आर्किटेक्चर होता है, जिसको देख करके हम लोग ही नहीं आकृष्ट होते, बल्कि अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स, अलग अलग तरह के बटरफ्लाइज, दूसरे जो एनिमल्स हैं, ये सब भी अट्रैक्ट होते हैं। और किसी भी एंजियोस्पर्म जो प्लांट है, उसको फैसिनेटेट करने के लिए उसको फ्लावर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम बोलते हैं कि ये एंजियोस्पर्म का क्या है? फैसिनेटिंग ऑर्गन है। और हम ये भी जानते हैं बच्चे लोग कि फ्लावर जो है वो क्या है? साइट ऑफ रिप्रोडक्शन। कैसा रिप्रोडक्शन होना चाहिए फ्लावर में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि फ्लावर के पास मेल और फीमेल दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन होते हैं। ये सारी जानकारी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में, 11th क्लास में ऑलरेडी इन चीज़ के बारे में पढ़ाई की है। अब एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चा लोग, कि ये जो फ्लावर है, जहाँ इसकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है, तो उस विधि को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ये आपके क्वेश्चंस आएंगे। इस जो मेथड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है फ्लावर का, उसे हम लोग बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर इज़ नोन एज, तो उसके आंसर्स होंगे फ्लोरिकल्चर। अब हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे पार्ट्स ऑफ द फ्लावर को। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं बच्चा लोग, ये फोटोग्राफ है जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर का एक टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन है। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स हैं। स्टामेन भी है और क्या है? कार्पेल भी है। स्टामेन में क्या है? एंथर और फिलामेंट्स हैं, जो कि एक मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। और आप क्या देख रहे हैं कि ये जो फीमेल पार्ट हैं वो कहाँ पर हैं? वो एक स्टॉक से लगे हुए हैं, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दो तरह के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, इस तरह के फ्लावर्स में हम लोग इकट्ठे ही स्टडी कर रहे हैं। अब हम फ्लावर का यदि स्ट्रक्चर देखें ध्यान से, तो उसमें एक चीज़ बहुत ही क्लियर हमें समझ में आ रही है कि फ्लावर में जो मेल पार्ट है, उसमें एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि एंथर लगा होता है। इस एंथर को हम अटैच करते हैं किससे? एंड ऑफ द फिलामेंट से। लेकिन प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द एंथर फिलामेंट, ये कहाँ अटैच है? ये अटैच है ओवरी के पास, यानी कि नीचे जो फ्लावर्स हैं उसके थैलेमस के साथ, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फ्लावर में पेटल्स होते हैं जो कलरफुल होता है, ये भी हम लोग देख पा रहे हैं। सेपल्स होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं। और ओवरी जो है वो वहाँ पर रिप्रोडक्शन का साइट है, वहाँ पर जा कर के पोलन ग्रेन रिप्रोड्यूस करवाते हैं और रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो हम लोगों ने इस तरह से फ्लावर को देखा। अब हम लोग डिटेल में इसके हर एक पार्ट को, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अलग अलग स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चा लोग? अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं बच्चा लोग, यहाँ पर कुछ इवेंट्स के बारे में, कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले हमें जो स्ट्रक्चर्स फ्लावर के इन्वॉल्व हो रहे हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, उसके बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं वो दो तरह के हैं। एक है मेल फ्लावर पार्ट और दूसरा है फीमेल फ्लावर पार्ट। मेल फ्लावर पार्ट को बोला जाता है एंड्रोशियम और फीमेल फ्लावर पार्ट को बोला जाता है गैनोसियम। अब हम लोग मेल फ्लावर पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेल फ्लावर पार्ट क्या होता है बच्चे लोग? कि ये कंसिस्ट करते हैं व्होर्ल ऑफ द स्टामेन। आपने देखा होगा कि फ्लावर्स में बहुत सारे स्टामेन के बंच इकट्ठे होते हैं, जिसे व्होर्ल ऑफ स्टामेन बोला जाता है।
इसके जो स्टामेन के नंबर्स और उनकी लेंथ वेरीज करते हैं। अलग अलग स्पेसीज़ के फ्लावर्स में इनके लेंथ और इनकी जो संख्या है वो अलग अलग होती है। तो अब हम लोग देखेंगे बच्चा लोग कि ये जो एंथर है, ये एंथर फिलामेंट से लगा हुआ रहता है, जो कि पार्ट किसका है, स्टामेन का पार्ट है। यानी कि स्टामेन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है फिलामेंट और दूसरा क्या है, एंथर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ और हम लोग देखेंगे कि ये जो एंथर है ये क्या है, बाइलोब्ड है। बाइलोब्ड का मतलब कि एंथर के पास दो लोब्स होंगे, यानी कि बाइलोबल स्ट्रक्चर होता है एंथर का। और बताया बच्चा लोग, इसके हर एक लोब को, जो हम लोग दो लोब में एंथर को बांट रहे हैं, उस हर एक लोब को थिका बोला गया है। ओके, यानी कि ईच लोब ऑफ एंथर इज डाइथिकस इन नेचर। ओके, तो अब हम एक चीज़ देखेंगे कि ये जो एंथर है ना, ये एंथर टेट्रागोनल होता है। एक लोब में दो तरह का थिका होता है, यानी कि दो लोब्स हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दो और दो चार थिका। यानी कि ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, टेट्रागोनल हो जाएगा। एक एंथर में दो लोब्स, हर एक लोब में दो दो करके डाइथिकस स्ट्रक्चर्स, तो टोटल कितने स्ट्रक्चर्स हो गए, चार। तो चार जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं एंथर के अंदर, इस कारण से एंथर को क्या बोला गया, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। और ये फोर साइडेड होते हैं, चारों तरफ से ये स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। एंथर के जो चार स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इन चारों स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है बच्चा लोग, मैक्रोस्पोरेंजिया। सो मैक्रोस्पोरेंजिया एक्चुअली कहाँ लोकेट करते हैं, एट द कॉर्नर्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ द लोब्स। यानी कि एंथर के लोब्स के दोनों साइड वाले कॉर्नर पे ये लोकेट करते हैं, मैक्रोस्पोरेंजिया। ओके, और ये मैक्रोस्पोरेंजिया जब डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पोलन सैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स सिचुएटेड होते हैं, उनके अंदर ये लोकेट करते हैं पोलन ग्रेन्स। तो जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि पोलन सैक जो है ये टोटल कितनी संख्या में है, 4 संख्या में है। और हर एक पोलन सैक एक दूसरे से एक लाइन से डिफ्रेंशिएट हुआ है, जिस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ देहिसेंस। और पूरा का पूरा ये जो पूरा टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है एंथर का, ये एक फिलामेंट से अटैच है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक। और ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है पूरा के पूरा स्टामेन का पार्ट है। स्टामेन के स्टॉक यानी कि फिलामेंटस पार्ट से ये एंथर अटैच्ड है। ओके, तो अब ये जो लाइन ऑफ देहिसेंस है ना, इस लाइन के थ्रू ही ये यहाँ से फटता है एंथर और पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा लोग। अब बच्चा लोग हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम एक्चुअली क्या है, यह एक तरह का स्ट्रक्चर है जो सराउंडेड होते हैं किसके द्वारा, 4 वॉल या 4 लेयर्स के द्वारा। ये एक पार्ट है जो हम लोगों ने अभी अभी पिछले स्क्रीन पे देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो एंथर है उसमें 4 लोब्स होते हैं और हर एक लोब में ये माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाता है। तो इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को हम लोग अब डिटेल में देखेंगे। तो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम 4 लेयर से सराउंडेड होता है। इन 4 लेयर्स को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टपेटम। इज इट क्लियर? कितने लेयर्स हो गए? टोटल 4 लेयर्स हो गए। पहला लेयर एपिडर्मिस जो आउटसाइड है, दूसरा लेयर इंडोथीसियम, तीसरा लेयर मिडिल लेयर और चौथा टपेटम। ओके, तो बच्चा लोग ये जो चारों लेयर्स हैं, जिसमें से कि शुरुआत के जो 3 लेयर हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर, ये प्रोटेक्टिव वॉल या प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं। जबकि जो टपेटम है वो क्या है, न्यूट्रिटिव वॉल या लेयर है। ओके, सो इससे क्या होते हैं, पोलन ग्रेन को नॉरिशमेंट मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि टपेटम जो है वो क्या है,
नॉरिश करता है, इट नॉरिसेस डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स का। सो टपेटम हम एंथर में इसके इम्पोर्टेंस को इनके नॉरिशमेंट से समझ सकते हैं कि टपेटम के बिना पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट मैचुरेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको प्रॉपर नॉरिशमेंट नहीं मिलेगा। तो टपेटम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंथर एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। ओके बच्चे, तो अब यहाँ पर हम लोग देखें कि टपेटम जो है उसमें दो तरह का स्ट्रक्चर्स हमें देखने के लिए मिलेगा कि टपेटम के जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो काफ़ी डेंस होते हैं, और पता है आपको कि इनके पास जो न्यूक्लियस होते हैं, जो टपेटम भी क्या है, एक सेल का लेयर है ना, तो उसमें न्यूक्लियस होंगे, उनमें साइटोप्लाज्म होंगे। इनका साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होता है और इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। ज़्यादा न्यूक्लियस होने का रीज़न सिर्फ एक ही है कि ये मैक्सिमम इफ़ोर्ट नॉरिशमेंट के लिए लगाए, जिससे कि पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट जल्दी से हो और अच्छे तरीके से हो। ठीक है बच्चे लोग, अब हम लोग यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ को देखने वाले हैं। अपने लेफ़्ट हैंड साइड में स्क्रीन पे एक फ़ोटोग्राफ देखा। इस फोटोग्राफ में जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है वो इन्हीं लेयर्स का बना हुआ है, जिस लेयर्स के अंदर के कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। इनके चारों कॉर्नर पे जो स्ट्रक्चर्स माइक्रोस्पोरेंजियम मौजूद है, इस कारण से इसे बोला गया माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, जो उनके चारों तरफ टपेटम का एक लेयर होता है। टपेटम के बाहर के तरफ मिडिल लेयर होता है और उसके बाहर की तरफ इंडोथीसियम नाम का लेयर मौजूद है, और सबसे जो आउटर लेयर होता है इस टेट्राड का, उसे एपिडर्मिस बोलते हैं। तो मेनली हम लोग बच्चा लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये लेयर्स किस तरीके से इन टेट्राड्स को, जो माइक्रोस्पोरेंजियम को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चारों तरफ से कवर कर रखा है। और जो मैक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर मैक्रोस्पोरेंजियस यानी कि स्पोरोजीनस टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ये जो स्पोरोजीनस टिश्यूज़ हैं ये एक्चुअली सेंटर में, मैक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में मौजूद होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ समझेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजियम का जो यहाँ पर बनना होता है वो कैसे बनता है। जिस तरीके से मैक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। स्पोरोजीनस टिश्यू जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम में यहाँ पाए जाते हैं, इसके सेंटर पे पाए जाते हैं। ये टिश्यू के पास क्या होता है, सेल होता है, बहुत सारा सेल होता है, क्योंकि टिश्यू इज़ द क्लस्टर ऑफ सेल्स। इनके हर एक सेल के अंदर, ईच सेल में माइक्रोस्पोर टेट्राड मौजूद होते हैं। इज इट क्लियर? और हर एक टेट्राड में ईच माइक्रोस्पोर टेट्राड हैव माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम लोग बोलते हैं पोलेन मदर सेल, यानी कि PMC। पोलेन मदर सेल जो है एक्चुअली क्या है, पोटेंशियल पोलेन को रखने वाले ये मदर सेल हैं। यही मदर सेल बाद में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि मैक्रोस्पोर का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। मैक्रोस्पोरोजेनेसिस को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि स्पोरोजीनस टिश्यू जो होते हैं ये टिश्यू कहाँ मौजूद होते हैं, हर एक टेट्राड में। ये टेट्राड जो देख रहे हैं ना हम लोग, मैक्रोस्पोर टेट्राड, उसमें जो मैक्रोस्पोरेंजियम है उसके सेंटर पे जो स्पोरोजीनस टिश्यू लोकेट करते हैं। हर एक स्पोरोजीनस टिश्यू में क्या होते हैं, हर एक उसमें टिश्यूज में सेल्स होते हैं। हर एक सेल्स के पास माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है। हर एक टेट्राड के पास माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या बोलते हैं, पोलेन मदर सेल या PMC शॉर्ट में। ओके, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये क्या है, पोटेंशियल पोलेन है, यानी कि यहीं से माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है। सो ये जो माइक्रोस्पोर का बनना माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अभी क्लियर हो गया बच्चे लोग? तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके,
अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। ये काफ़ी कम्प्लेक्स फेनोमेना है, इन चीज़ों को अच्छे से समझना है। ओके ना। अब बच्चा लोग हम लोग देखेंगे ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ना, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या है? क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, चारों कॉर्नर पे 4 सेल्स होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, जहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाता है। इज इट क्लियर? सो आफ्टर मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड इट्स डिहाइड्रेशन, द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट्स टू फॉर्म पोलन ग्रेन। इसी माइक्रोस्पोर टेट्राड से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। सो माइक्रोस्पोर क्या है? सेवरल थाउजेंड्स इन नंबर्स, काफ़ी भारी संख्या में पाए जाते हैं, और इन्हीं से पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। सो पोलन ग्रेन्स रिलीज थ्रू द लाइन ऑफ देहिसेंस आफ्टर देहिसेंस। देहिसेंस मतलब ब्रस्ट कर जाना, वहाँ से टूट जाना, फट जाना, और वहाँ से फट करके जो लाइन ऑफ देहिसेंस है ये पोलन ग्रेन्स रिलीज कर जाते हैं। यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं बच्चा लोग, हम इसको फिर से समझते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होता है? क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, और इसमें क्या घटनाएं घटती हैं? आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड इट्स डिहाइड्रेशन। जब एंथर क्या होता है? मैच्योर हो जाता है, और डिहाइड्रेशन मीन्स जब वो ड्राई हो जाते हैं, तब क्या होता है कि उसके अंदर जो माइक्रोस्पोर्स है ना, वो डिसोसिएट हो जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं, और अलग होकर क्या फॉर्म करते हैं? मैच्योर्ड पोलन ग्रेन्स। यानी मैक्रोस्पोर जो कि सेवरल थाउजेंड्स इन नंबर्स होते हैं, इतनी भारी संख्या में मौजूद होते हैं मैक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर, वो क्या फॉर्म करते हैं? पोलन ग्रेन। कैसे फॉर्म करते हैं? मैचुरेशन ऑफ एंथर और डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर के बाद। क्लियर हो गया? अब ये जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या करेंगे? इट रिलीज्ड आउटसाइड द एंथर थ्रू द लाइन ऑफ देहिसेंस आफ्टर देहिसेंस फेनोमेना। जब ये लाइन ऑफ देहिसेंस ब्रस्ट कर जाएंगे, टूट जाएंगे, तब ये पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे? उससे बाहर रिलीज हो जाएंगे, जो पोलिनेशन में आगे काम आएंगे। अब हम पोलन ग्रेन के बारे में जानेंगे कि पोलन ग्रेन होता क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एंथर के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टामेन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बच्चा लोग एक चीज़ बताओ आप कि ये पोलन ग्रेन तो मेल सेक्सुअल पार्ट है ना, इसलिए इसे क्या बोला गया? मेल गैमेटोफाइट्स। पोलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या है? मेल गैमेटोफाइट्स। इनको हम समझने के लिए एक हिबिस्कस फ्लावर लेते हैं, अरहुल का फूल। उस अरहुल के फूल में, या कई लोग उसको गरहुल भी बोलते हैं, जो आप पाउडरी सब्सटेंस देखेंगे एंथर के ऊपर में येलो कलर का, वो क्या है? पोलन ग्रेन है। तो पोलन ग्रेन एक्चुअली क्या है? इट इज़ वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चरल एंड इट हैव वेरियस साइजेस, shapes, color, design, etc. And all these things are varies from species to species. यानी अलग अलग स्पेसीज़ में इनके आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, इनके साइज, इनके शेप, इनके कलर, डिज़ाइन सब अलग अलग होते हैं। यानी कि बहुत अलग अलग संख्या में अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप्स के पोलन ग्रेन पाए जाते हैं, क्योंकि दुनिया में फूलों की जो प्रकार है वो भी कई सारे प्रकार है ना। अब एक चीज़ हम लोग समझेंगे कि ये जो पोलन ग्रेन है ना, वो क्या है? इसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। जनरली पोलन ग्रेन्स आर स्फेरिकल इन शेप, और इसकी जो डायमीटर्स होते हैं ना, वो कितने होते हैं? 25 to 50 माइक्रोमीटर। तो आपको ये याद रखना है, ये पूछे जाते हैं। ओके, अब हम इसके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले हम एक चीज़ समझना चाहेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ना पोलन ग्रेन का, ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर काफ़ी हार्ड होता है। बाहर का जो पार्ट है वो मोटा होता है, थिक होता है, जिसे हम लोग एक्साइन बोलते हैं। दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन। और एक्साइन की हार्ड होने के पीछे रीज़न क्या है कि एक्साइन इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये केमिकल सब्सटेंस है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल है जो काफ़ी रेसिस्टिव नेचर का होता है। ये जो स्पोरोपोलेनिन है ना, ये बहुत सारे तरह के चीज़ों से रेसिस्टिविटी ये कर सकती है। इट रेसिस्ट टू हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज एंड एंजाइम्स। तो देखो, जब इतने सारे चीज़ों के इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ये काफ़ी कठिन समय में भी पोलन ग्रेन अपने आप को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेंगे। ओके,
तो ये जो बाहर का लेयर है एक्साइन लेयर, उसमें कहीं कहीं पे स्पोरोपोलेनिन नहीं पाए जाएंगे, वहाँ पर उनकी एब्सेंसीज होंगी। तो जहाँ पर ये नहीं पाए जाएंगे स्पोरोपोलेनिन, वहाँ पर एक पोर होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, जर्म पोर। इसको याद रखना है, जर्म पोर के पास स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है। एक्सेप्ट द जर्म पोर ऑल ओवर द आउटर लेयर हैव स्पोरोपोलेनिन, यानी कि ऑल ओवर एक्साइन के पास क्या होते हैं, स्पोरोपोलेनिन होते हैं, एक्सेप्ट द जर्म पोर। इज इट क्लियर नाउ? अब देखो बच्चा लोग, जो इंटरनल लेयर है वो पतला होता है, थिन लेयर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटाइन। इंटाइन इज द इनर लेयर। इनर लेयर जो बना होता है वो किससे से बना होता है, सेल्यूलोज और पेक्टिन से बना होता है। ओके, अब इस इनर लेयर के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म सिचुएट करते हैं। समझ में आ गए बच्चे? ये जो जर्म पोर है वहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाए जाते और बाकी जगह पे एक्साइन में स्पोरोपोलेनिन पाए जाते हैं। आउटर लेयर के अंदर एक इनर लेयर होता है जिसे हम लोग इंटाइन बोलते हैं। ये सेल्यूलोज और पेक्टिन से बना होता है, ये थिन लेयर होता है। इस लेयर के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म सिचुएटेड होते हैं। अब इतनी सारी जानकारी जानने के बाद एक चीज़ क्लियर हो जाती है बच्चे लोग कि स्पोरोपोलेनिन के कारण पोलन ग्रेन काफ़ी रेसिस्टिव होता है, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इसीलिए पोलन ग्रेन को प्रिजर्व किया जा सकता है एज अ फॉसिल फ्यूल। तो कई बार क्वेश्चन आएंगे कि ड्यू टू विच प्रॉपर्टी पोलन ग्रेन कैन बी प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल, तो हम लोग बोलेंगे स्पोरोपोलेनिन केमिकल सब्सटेंस के कारण। ठीक है, तो अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। ओके बच्चा लोग, तो बच्चा लोग हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब यदि पोलन ग्रेन रिलीज हो रहा है तो रिलीज होने से पहले वो क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तभी वो रिलीज हो सकता है। तो अब आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ पोलन ग्रेन हम लोग देखेंगे क्या क्या घटनाएं घटती हैं। जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएंगी तो इट कंसिस्ट 2 सेल्स। पोलन ग्रेन में क्या हो जाएंगे, 2 तरह के सेल बनेंगे। एक सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल, और दूसरे सेल को क्या बोलेंगे, जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होते हैं वो बिगर साइज में होते हैं, उनमें फूड काफ़ी भारी मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर रिजर्व के तौर पे रखी जाती हैं, और इनके जो शेप है न्यूक्लियस के वो काफ़ी इर्रेगुलर होते हैं, लेकिन उनका जो साइज होता है काफ़ी बड़ा होता है। वहीं पर जनरेटिव सेल जो हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं, और वहाँ पर जनरेटिव सेल में स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहाँ पर स्पिंडल सेपेट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। और जनरेटिव सेल जो होते हैं उनके साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होते हैं और उनमें एक नॉर्मल न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये वेजिटेटिव सेल में और जनरेटिव सेल में क्या है, डिफरेंसेस हैं। क्या है मेजर डिफरेंस, कि वेजिटेटिव सेल बड़े साइज के होते हैं, उनमें फूड रिजर्व के तौर पे रखा होता है, इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो बड़े होते हैं और इरेगुलर शेप के होते हैं। जनरेटिव सेल कहाँ पाए जाते हैं, वो वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट करते हुए पाए जाते हैं, यानी कि उसकी साइज़ कैसे होंगे, स्मॉल होंगे, और क्या होगा, उनका साइटोप्लाज्म डेंस होगा और उसमें स्पिंडल सेपेट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और उनके न्यूक्लियस स्मॉल नॉर्मल होते हैं और एक ही संख्या में होते हैं। तो हमने इन दोनों सेल के बारे में देखा। अब एक्चुअली क्या होता है कि जब ये पोलन ग्रेन सेट करने लगते हैं तो सेट करने के बाद इन 2 तरह के जो सेल स्टेज है उससे ये गुजरते हैं। इस तरह की घटना लगभग 60% एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, यानी जितने भी एंजियोस्पर्म के स्पेसीज पृथ्वी पे पाए जाते हैं उनमें मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज होता है आफ्टर द सेड ऑफ पोलन ग्रेन। लेकिन रिमेनिंग जो 40% एंजियोस्पर्म के जो स्पेसीज पाए जाते हैं पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर, उसमें 3 सेल स्टेज पाए जाते हैं, और ये बिफोर सेड ऑफ द पोलन ग्रेन, यानी पोलन ग्रेन के सेड से पहले ही ये 3 सेल का स्टेज बन जाता है। देखते हैं कैसे बनता है। तो वेजिटेटिव सेल तो एज यूजुअल जैसे कि 2 सेल स्टेज वाले जो एंजियोस्पर्म है उसमें पाए जाते थे वैसा यहाँ भी पाया जाएगा, यानी कि ये भी 1 सेल हो गया। लेकिन जनरेटिव सेल में क्या होता है, एक माइटोटिकल डिवीज़न हो जाता है।
यानी जेनेटिव सेल टूट करके 2 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और दोनों मेल सेल को हम लोग बोलेंगे मेल गैमेट्स। तो कितने टोटल सेल हो गए? एक वेजिटेटिव सेल हो गया और 2 मेल गैमेट्स हो गए, यानी कितने सेल हो गए? ये 3 सेल हो गए। तो 40% जो कुछ एंजियोस्पर्म के स्पीशीज पाई जाती है पूरे पृथ्वी के ऊपर, उनमें 3 सेल स्टेज ये पाए जाते हैं। तो 3 सेल का स्टेज में इन्वॉल्वमेंट जेनेटिव सेल का एक्चुअली होता है, क्योंकि वही माइटोटिकल डिवीजन के बाद 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, बोर्ड एग्जामिनेशंस में यहाँ से आ सकते हैं 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज के बारे में। तो इसको आप ध्यान रखेंगे बच्चे लोग। अब हम लोग पोलन ग्रेन के बारे में थोड़ा जानेंगे। पोलन ग्रेन का काफ़ी अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है, जिसमें एक प्रॉपर्टी है एलर्जिक। सो पोलन ग्रेन जो होते हैं एलर्जिक इन नेचर, यानी कि रिस्पिरेटरी डिजॉर्डर्स को प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैं उसमें प्रॉब्लम होगा और इसके कारण क्या हो जाएंगे? ये अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। ये जो अस्थमा ब्रोंकाइटिस है ना, ये कैसे है बीमारी? ये है एलर्जिक बीमारी है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं बच्चे लोग कि एक जो प्लांट है जिसको हम लोग कैरोट ग्रास बोलते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम है पार्थेनियम। ये जो पार्थेनियम का प्लांट है बच्चे लोग, ये व्हीट के साथ यूनाइटेड स्टेट्स से हमारे इंडिया में इंपोर्ट हो गया था, जिसके कारण काफ़ी एलर्जिक प्रॉब्लम होने शुरू हो गए थे। इसलिए ये क्या है? एलर्जिक पोलन है और ये सारी प्रॉपर्टीज़ पोलन ग्रेन के एलर्जी की तरफ इंडिकेट करती है। अब हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे पोलन ग्रेन के बारे में बच्चा लोग। पोलन ग्रेन एलर्जिक ही सिर्फ नहीं है, ये न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ के भी होते हैं। एज पोलन ग्रेन एज ए पोलन टेबलेट्स, ये फूड सप्लीमेंट के तौर पे या पोलन सिरप भी फूड सप्लीमेंट के तौर पे लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि पोलन टेबलेट्स जो हैं वो एथलीट्स और जो रेस में इन्वॉल्व होने वाले घोड़े होते हैं, हॉर्सेस होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को ये क्या करते हैं? काफ़ी इंक्रीज़ करवा देते हैं। तो ये सारे इसके अच्छे प्रॉपर्टीज़ भी हैं पोलन ग्रेन के। अब हम लोग देखेंगे कि विएबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन की विएबिलिटी कितनी होती है। सो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जो विएबिलिटी है पोलन ग्रेन की, वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि इसके विएबिलिटी का क्या टाइम पीरियड होता है। जनरली ये पाया गया है कि राइस और व्हीट में 30 मिनट की इसकी विएबिलिटी होती है। 30 मिनट्स के बाद ये क्या कर जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इनकी पोटेंसी ख़त्म हो जाती है। तो आफ्टर रिलीज ऑफ द पोलन ग्रेन 30 मिनट्स इज़ द वाइवल पीरियड ऑफ पोलन ग्रेन इन राइस एंड व्हीट्स। यदि हम कुछ ऐसे प्लांट जैसे कि रोसेसी प्लांट्स, लेग्यूमिनेसी प्लांट और सोलेनेसी प्लांट्स के बारे में डिस्कस करें, तो इनमें इनका जो वाइवल पीरियड है, विएबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन है, वो 1 महीने तक पाई गई है। अब हम एक चीज़ देख सकते हैं कि इनके अलग अलग जो विएबिलिटी होते हैं, तो कुछ स्पेसीज ऐसे हैं जिनको हम लोग सालों तक लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर सकते हैं। और इस तरह से जो स्टोर किए गए जो पोलन ग्रेन्स हैं अलग अलग स्पेसीज के, उसके कारण पोलन बैंक बनता है, जिसे हम लोग पोलन बैंक बोलते हैं। और पोलन बैंक का यूज़ जो है वो क्रॉप ब्रीडिंग्स प्रोग्राम्स में किया जाता है, जिससे कि अच्छी क्वालिटी के जो पोलन ग्रेन्स हैं उसका इस्तेमाल जो क्रॉप के प्रोडक्शंस में, फ्रूट के प्रोडक्शंस में लंबे समय तक प्रिजर्व करके किया जा सकता है। तो बच्चे लोग, अगले क्लास में हम लोग फ्लावर के फीमेल ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी पूरी प्रॉपर्टीज़ जानेंगे, स्ट्रक्चर्स जानेंगे, फिर फर्टिलाइजेशंस के इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे।